अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर इन 1913। बोहर जो था वो एक साइंटिस्ट ना, उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 में। ठीक है, ही वॉज अ डेनिश साइंटिस्ट, वो एक डेनिश साइंटिस्ट था एंड ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, और वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। ठीक है, बोहर ने 1913 में अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसे बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि उसने उस ऑब्जेक्शन का जवाब दिया जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे था कि वाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है, उसमें ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन एराइज हुआ मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक, जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल दूसरे चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल करना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं होता और एटम स्टेबल है। तो इस सवाल का जवाब जो था वो बोहर ने दिया, दैट वाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और वो सर्कुलर पाथ्स जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उनकी अपनी फिक्स्ड एनर्जीज है, उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो इसीलिए उन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स को शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और हर ऑर्बिट इज़ एसोसिएटेड विद डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसकी अपनी एनर्जी है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है, हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -13 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -328 किलो जूल पर मोल, इसकी एनर्जी इतनी है। तो इस ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी है वो -13 किलो जूल पर मोल है, और सेकंड ऑर्बिट की जो फिक्स्ड एनर्जी है वो -328 किलो जूल पर मोल है। तो जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी जो इन ऑर्बिट्स की है। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, उसकी जो एनर्जी होती है वो उसके ऑर्बिट की एनर्जी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे जो ऑब्जेक्शन हुआ था कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में फॉल नहीं होते, तो एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है इन इट्स ओन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में, इट डज़ नॉट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो एनर्जी को ना अब्जॉर्ब करता है ना रिलीज़ करता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी है जो उस ऑर्बिट की है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना रिलीज़ करेगा, क्योंकि वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, और ऑर्बिट्स जो है ये स्टेबल हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स जो है ये स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये ना तो एनर्जी एमिट करेगा और ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा नॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है, लेकिन when an electron gain energy it jumps from low energy level to high energy level। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हमने एटम को एनर्जी दे दी और इलेक्ट्रॉन जो है उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आता है, ठीक है। when electron loss energy it come backs to its own orbit। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इस ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इसको रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हाई एनर्जी स्टेट पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, ये ज़्यादातर 10⁻⁻12 सेकंड के लिए रहेगा और उसके बाद जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की थी, ठीक है, वो एनर्जी ये लॉस करेगा और ये वापस जो है अपने ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी इट कम बैक टू इट्स ओन ऑर्बिट, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करता है ना लॉस करता है, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बिल्कुल नॉर्मल और नॉर्मल तरीके से वो रिवॉल्व करता है, कोई लॉस और गेन ऑफ एनर्जी नहीं होती। इसीलिए एटम जो है वो स्टेबल हैं और एटम जो है वो कायम है, इसकी वजह से मैटर कायम है और मैटर की वजह से सारी दुनिया जो है वो कायम है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट्स है वो ये है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, यानी वो जिस ऑर्बिट में है उसकी वो एनर्जी है जो उस ऑर्बिट की है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा, डिस्टेंस कम होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम होगी। और जिस इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट की एनर्जी न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। पॉइंट नंबर 6 है वो है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन whose frequency is directly proportional to the energy difference between the two orbits, ठीक है। जब कोई अकॉर्डिंग टू बोहर जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन करेगा, ठीक है। एंड हुज फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगी उसके बराबर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है मिसाल के तौर पर, अगर ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो ये सेकंड शेल में चला जाएगा और यहाँ पर 10⁻⁻12 सेकंड गुजारने के बाद वापस जो है फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की थी वो ये रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। अब इस रेडिएशन जो है इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी इन दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़न लेती हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी जो है वो 5 किलो जूल है, ठीक है। वैसे तो इसकी अपनी एनर्जी -13 है, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए फ़र्ज़न 5 किलो जूल लेती हूँ। दूसरा ऑर्बिट जो है फ़र्ज़ करें उसकी एनर्जी जो है वो 10 किलो जूल है और मिसाल के तौर पर थर्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो 15 किलो जूल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया और अब ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है। तो इसका एनर्जी डिफरेंस जो है 10⁻5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो 5 है। तो वो रेडिएशन जो ये इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दी एनर्जी डिफरेंस, जो कि इन दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या है 5 है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस एनर्जी डिफरेंस की। अगर ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और अगर ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। मिसाल के तौर पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है, ठीक है। यहाँ पर 10⁻⁻12 सेकंड गुजारने के बाद वापस ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो 15 है, फर्स्ट ऑर्बिट की 5 है, तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो 10 आता है।
फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस 5 है, फर्स्ट और थर्ड के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो 10 है। तो इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू से, ठीक है, और ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस कम होगा एमिटेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। तो डेल ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, और प्लांक कांस्टेंट, ये एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन प्लांक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और ये न्यू है। एच जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी अपनी एक फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 6.6626 इंटू 10 रेज टू पावर -13 किलो जूल पर जूल सेकेंड है, ठीक है। और मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या है। स्टूडेंट्स में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर मैंने जाहिर किया है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव है, ठीक है, ये चौथा वेव है और ये पांचवा वेव है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ। ये दो ऊपर वाले जो पोर्शन है इनके दरमियान जो फासला है इस फासले को हम क्रस्ट कहते हैं, और ये जो दो नीचे पोर्शन से इनके दरमियान जो फासला है उसे हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट और ट्रफ, ये एक वेव है, ठीक है। दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो एक वेव बनाता है, या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है वो एक वेव बनाता है। तो एक वेव ये है, एक ये है, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन रख लूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, जब यहाँ से पर सेकंड जितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से जाहिर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही है, आप लोगों को समझ आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला है उसे क्रस्ट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है उसे ट्रफ कहते हैं। ये एक वेव है, एक वेव ये है, ठीक है, ये एक वेव है। इसी तरह ये एक वेव, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसे हम वेव कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो पर सेकंड जितने वेव्स पास हो रहे उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बस आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों की लेवल जो है वो 9th क्लास है। इसके बारे में आप जो है आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जो हमारे पास जो 7 नंबर पॉइंट है वो है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन m in the hydrogen atom is quantized. Quantized का मतलब है available in fixed amount and can have value which are the whole number multiple of h over 2 pi. ये यहाँ पर nh over 2 pi है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर h over 2 pi लिखा है लेकिन ये nh over 2 pi है, ठीक है। h जो है ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है। 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है, h जो है वो भी एक कांस्टेंट है, इसकी अपनी वैल्यू है 22/7। n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो mvr फॉर फर्स्ट शेल इज़ इक्वल टू n की बजाय हम 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय h ओवर 2 पाई, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है, सेकंड शेल में है, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू 2h बटा 2 पाई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो mvr इज इक्वल टू 3h ओवर 2 पाई। स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है।
क्वांटाइज्ड है, यानी उसकी अपनी वैल्यू है, वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, उसकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है। और जो एंगुलर मोमेंटम है वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ NH/2π है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो होल नंबर में होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, और वो क्वांटाइज्ड होगी, अपनी उसकी एक वैल्यू होगी। और इस पॉइंट को अगर हम डीपली समझें तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रहेंगे, बिटवीन द टू शेल्स जो है इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहेगा, या सेकंड में रहेगा, या थर्ड में रहेगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इसी तरह दूसरे और तीसरे शेल्स के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन शेल में रहेंगे, उसकी अपनी मोमेंटम होगी, वो मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मोमेंटम को नहीं समझते तो मोमेंटम की डिफिनीशन है मास इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मास इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो जाहिर है हर वो चीज़ जो मोशन करती है उसकी अपनी एक मास होती है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू mv। मास m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो इक्वल है P और R के, ठीक है। क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की है, और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। उस सर्कुलर पाथ की अपनी जो है वो रेडियस है, और इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है तो उसकी अपनी वेलोसिटी है और उसका अपना मास भी है। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू पी आर, P पर mv के बराबर है, और उसके साथ हम R लगाएं तो L इज इक्वल टू mv R, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियो मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।